हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गौरव गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था कॉम्ब का और हमने एक रोड से एक स्फीयर को भी चार्ज किया था। ओके, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को। तो कूलम्स लॉ है क्या? तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ है क्या? ओके, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स, हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल्स है, लेट्स से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है दोनों के बीच में। दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स होगी, force between these two charges will be proportional to the product of charges Q1, Q2 and also proportional to inverse also proportional to 1 by d square means inverse square law। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी जब 1 by d स्क्वायर को फॉलो करे तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह हमें मिलेगा प्रोपोर्शनल टू f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट हमारा होगा k। ओके, k से नोट करेंगे Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर जो k है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। This is known as electrostatic constant। ओके, और इस k की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, फॉर फ्री स्पेस यानी कि हवा या फिर वैक्यूम में अगर हम बात करें तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कैसे आई? k को इधर छोड़ो, बाकी सारी क्वांटिटी को उधर ले जाओ और वहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, k की जो वैल्यू है, अगर k का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या मतलब है? परमिटिविटी ना किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस मीडियम में रखे हुए चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय n और समटाइम्स म्यू। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे डेविएट करेगा, कितना डेविएट करेगा, कितना कम डेविएट करेगा, ज्यादा डेविएट करेगा। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम मीडियम की प्रॉपर्टी म्यू से नोट करते हैं या फिर एन से नोट करते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की हम बात करते हैं मीडियम, किसी भी मीडियम में, तो वो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है जो उन चार्जेस की फोर्स को या उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने वाली है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। अब इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन की फॉर फ्री स्पेस, ओके, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन जो होता है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से नोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ओके, तो ये इसकी वैल्यू होती है, और अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इस k की वैल्यू यहां पर पुट करो, एप्सिलॉन को एक साइड ले जाओ, बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी साइड, तो उससे आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। तो इसकी जो यूनिट आएगी, सॉरी वैल्यू नहीं, यूनिट निकाल सकते हो, तो यूनिट जो इसकी आएगी वो आएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट आएगी और इसकी वैल्यू होती है फॉर फ्री स्पेस। डिफरेंट मीडियम्स में इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। ओके, चलो मूव करते हैं। अब हमने जो ये वैल्यू निकाली है k की फ्री स्पेस में निकाली है, तो अगर मैं एप्सिलॉन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे जो k की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 9 इंटू 10 क्या? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k फॉर फ्री स्पेस
फ्री स्पेस, ठीक है। के जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 9 × 10⁹ ओके, ये हमें वैल्यू देगा। तो जो 9 के की वैल्यू आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो यहाँ से आती है। एप्सिलॉन की वैल्यू रखो 4 की वैल्यू रखो 4, पाई की वैल्यू 3.14, पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, ओके। अब जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर दो मासेस है m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस है d। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गिवन बाय G m1 m2 बाय d स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेस सिमिलर है एक दूसरे के, बट देयर आर आल्सो सम डिसिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू। तो हम पहले सिमिलरिटी डिस्कस करते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की दोनों फोर्सेस जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ओके। सेकंड सिमिलरिटी इज दैट कि दोनों की दोनों फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होती है जिनके थ्रू किया जाने वाला वर्क ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। एंड नाउ द डिसिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू। तो पहली डिसिमिलरिटी तो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ चार्ज मींस अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी, ओके। अगर लाइक चार्जेस है तो फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर चार्जेस अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव फोर्स होती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी भी रिपेल नहीं करती है, ठीक है। सेकंड डिसिमिलरिटी जो यहाँ पर कांस्टेंट है G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है एक्चुअली। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, m इंटू एम डिवाइड में चला जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। ये इसकी यूनिट आ जाएगी। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है K, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, कैसा मीडियम आप ले रहे हो, ठीक। अगर आप दो चार्जेस को सेम चार्ज है, मतलब दो चार्जेस है और उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। उन्हीं चार्जेस को आप एयर में लेके आओ तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगी, उन्हीं चार्जेस को आप वाटर के अंदर डाल दीजिए तो फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वन मोर थिंग, electrostatic force is far more stronger than gravitational force, and that is electrostatic force is approximately 10⁻39 times of gravitational force, okay। so electrostatic force is very much stronger than gravitational forces, okay। so these were the similarity and dissimilarities। now हम और आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो हमने देखा जो कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय F K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, ओके। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म पर आते हैं। तो वेक्टर फॉर्म हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। तो वो समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं दैट इज XY सिस्टम, ओके। और यहाँ पर हम दो चार्जेस ले लेते हैं, एक Q1, ओके, और एक चार्ज Q2, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r1 वेक्टर, और इसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा r2 वेक्टर, ओके। इनकी डायरेक्शन होगी और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके। नाउ 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हो तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपको क्या दिखाएगी? r12 कैप, ओके। ये डायरेक्शन आपको 1 to 2 r12 कैप देगी, और यहां से आप जब अपोजिट साइड जाओगे तो ये डायरेक्शन आपको 1 r21 कैप देगी, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगी? r21, ओके।
और यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हम सिर्फ डायरेक्शन वाइज लिख लेते हैं, तो हमें पता है ये वेक्टर ऊपर है। अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो इसको क्या बोलूंगा मैं? R12, ओके, वेक्टर। इस डायरेक्शन में इसका जो वेक्टर, इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू में दिस। तो हम क्या लिखेंगे? R1 प्लस R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू में R2 वेक्टर। तो यहां से R12 वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली R21 वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा R12 वेक्टर का वो इक्वल होगा R21 वेक्टर के, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ओके, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज गिवन बाय F21 सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड दैट इज इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन, ओके। तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है तो हम इसको R से नोट कर देते हैं, ओके, सिंपल है। तो डिस्टेंस क्या होगा दोनों का? R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी थ्रू इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और डायरेक्शन इज व्हाट? R12 कैप, ओके। नाउ अगर मैं फोर्स निकालूं फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, तो मेरी जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? F1 ड्यू टू सेकंड इज गिवन बाय K Q1 बाय K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? R21 कैप, ओके। नाउ both are unit vectors and both are equal and opposite, so I can say R21 cap is equal to negative of R12 cap, okay. So अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं और इसको सेकंड, ओके। मुझे यहाँ पर R12 को रिप्लेस करना है 21 से, R12 को रिप्लेस करना है 21 से, तो मुझे नेगेटिव साइन के साथ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। दैट इज F12 इज इक्वल टू में नेगेटिव K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? R21 कैप, ओके। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज F12, ओके, F21, सॉरी F12। तो F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। तो यहां से हमें क्या समझ आता है कि जो फोर्स है दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे लगाएंगे वो इक्वल होगी एंड ऑपोजिट होगी, एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, that is action, every action has an equal and opposite reaction, that is given by F21 is equal to में negative of F12, okay। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखे वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम किसी एक को भी कंसीडर कर ले, लेट्स से F12 मैं कंसीडर करूं, तो मैं इसको आगे फर्दर मोर क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। FR21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला R21 वेक्टर अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड, ओके। एंड R21 का मैग्नीट्यूड R के इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर अपॉन R, एंड दैट विल बी F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R क्यूब, ओके। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली हम F21 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओके। तो अब हम समझेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली होता क्या है? हम दो मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, और उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी K गिवन बाय K और एप्सिलॉन R, ओके। K फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन R फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, और दोनों सेम ही है इसलिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ओके। एंड दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन M? एप्सिलॉन M इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर, हम किसी भी मीडियम को ले सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट एयर, किसी भी आप मीडियम की बात कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन M। अगर आप एयर की बात करोगे तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड होकर हमें 1 दे देंगे, तो फॉर एयर रिलेटिव परमिटिविटी इज 1।
तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको निकालनी है तो उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन m बाय में एप्सिलॉन नॉट, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, एंड अब इसका एक तो ये जनरल फॉर्मूला है ही, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसका हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर है और एक कोई पर्टिकुलर मीडियम है। तो एयर में जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, और एयर में जो फोर्स होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर और डी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस आर को डिनोट करो या डी से डिनोट करो, डजंट मैटर। अगर आप मीडियम में फोर्स निकालना चाहते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से एप्सिलॉन m की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन m दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते तो हमें एप्सिलॉन एफ एम की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन r है इसको एक मिनट के लिए मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने अलग से लिख दिया एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एफ एम इज इक्वल टू में एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एफ अपॉन में एफ एम। ओके, तो ये परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया हमारे लिए कि आप एयर में फोर्स कैलकुलेट कीजिए एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की, और उसी चार्ज सेम कॉन्फ़िगरेशन की आप फोर्स मीडियम में कैलकुलेट कीजिए, और उनको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी आपको मिल जाएगी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। ओके।